हम स्टार्ट करें एफसीईबी का कॉन्सेप्ट, एफसीसीबी का कॉन्सेप्ट। उसके पहले अपना पीएलआर स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, राइट। चलिए, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बॉन्ड की बात की थी, जेम्स बॉन्ड की बात नहीं की थी कि भाई बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से इशू होता है, कितने तरीके का बॉन्ड होता है, उसकी हमने बात की थी। सबसे पहली बात तो मेजरली हमने बात की थी कि भाई देखो, एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, कॉर्पोरेट्स बॉन्ड इशू करते हैं, म्युनिसिपल वाले भी बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड मतलब क्या है? आपको एक तरीके का डेट। अरे भाई, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके का डेट। आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पे करना पड़ता है। किसको? पर्सन को, राइट। चले, तो एक तरीके का ये होता है हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट। एक चीज ये याद रखना। दूसरा, क्योंकि साहब आपको डेट इशू करा गया है, अब कौन इशू करेगा यार? या तो कोई कंपनी इशू करेगा, या कोई गवर्नमेंट इशू करेगा, या कोई दूसरी एंटिटी इशू करती है। और ये क्यों इशू करते हैं? क्योंकि इनको चाहिए पैसा, रेज टू मनी, राइट। इंपॉर्टेंट चीज, डेट की होगी फिक्स्ड मैच्योरिटी, और यहां पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं यार? कूपन रेट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको फिक्स्ड मैच्योरिटी पे आपको आपका पैसा वापस मिल जाना है। और हमने क्या देखा था? पहला वाला कॉन्सेप्ट देखा था हमने, फीचर्स ऑफ बॉन्ड। कौन कौन से पॉइंट थे यार फीचर्स ऑफ बॉन्ड में? फर्स्ट पॉइंट था फेस वैल्यू, या प्रिंसिपल अमाउंट वाला पॉइंट था एक हमारे पास, करेक्ट। सेकंड वाला मैच्योरिटी डेट कंपलसरी होती है। ये एक फीचर था हमारे पास। कूपन पेमेंट होता है। हमको इंटरेस्ट वर्ड नहीं लिखना, क्या लिखना है हरदम? कूपन वर्ड लिखना है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल वाला पॉइंट था एक। अगर हम रिस्क की बात करें तो फिर लो रिस्क है एज कंपेयर टू इक्विटी। क्यों? अरे भाई, इंटरेस्ट तो आपको हर साल मिल ही रहा है, और बाद में रीपेमेंट भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड कंपनी के पास पैसे रहे तो। और ये एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन टूल है, इन्वेस्टमेंट का। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप पूरा पैसा इक्विटी में ना लगाएं, आप यहाँ पर पैसा लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड का। और हमने यहाँ पर 10 तरीके के देखे थे हमने, अलग अलग तरीके के बॉन्ड, राइट। एक था आपका गवर्नमेंट बॉन्ड। पहला वाला कौन सा था? गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? जीसेस बॉन्ड। एक था आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं जीसेस। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीसेस बॉन्ड। तो अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इसका टेन्योर कितना होता है, ये कौन इशू करता है, कितने टाइम के लिए इशू करता है, रिस्क कितनी है, रिटर्न क्या है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, राइट। चलो, दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये भी अपन ने बात करी थी कि भाई कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनीज इशू करती हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो पहला वाला, अच्छा जीसेस में एक चीज याद रखना, इसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। थर्ड था आपका म्युनिसिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल देखा था अपन ने पुणे का, कब इशू करा है, कितने टाइम के लिए इशू करा है, वो बात की थी। फोर्थ है आपका टैक्स फ्री बॉन्ड, गवर्नमेंट इशू करती है। पांचवा है आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अरे याद आ रहा है ना यार?
सिक्स्थ वाला बॉन्ड होगा आपका SGB, मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था यार, कि भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जिसमें गवर्नमेंट आपको क्या करता है, इक्विवेलेंट अमाउंट का क्या दे देगा यार, गोल्ड दे देगा, गोल्ड के रुपए दे देगा रिडम्पशन के टाइम पर। तो एक हमने पढ़ा था SGB का, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट। ये था आपका यहाँ वाला कॉन्सेप्ट। फिर एक था हमारे पास यार मसाला बॉन्ड। राइट, मसाला बॉन्ड, इसका नाम मसाला क्यों रखा है, क्योंकि भाई जैसा जापान वालों ने समुराई बॉन्ड इशू किया था, राइट, तो वैसे ही इंस्पायर्ड होके हमारे इंडिया वालों ने इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए उस बॉन्ड का नाम क्या रख दिया यार, मसाला बॉन्ड। कहां पर इशू होगा, फॉरेन कंट्री में। कौन सी करेंसी में, INR में होगा। कौन सी एंटिटी करेगी, रिलायंस करेगी, राइट, इंडियन एंटिटी कैपिटल रेज करने के लिए। ये हो गया आपका मसाला बॉन्ड। एट्थ है आपका परपेचुअल बॉन्ड पड़ा था। अच्छा, परपेचुअल बॉन्ड को हम PERPS भी बोलते हैं, या एक हम बोलते हैं AT1 बॉन्ड। एग्जाम में आ जाए तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। एक था आपका ग्रीन बॉन्ड, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हम ये रेज करते हैं पैसा। और लास्ट था आपका ZCB, बोले तो जीरो कूपन बॉन्ड। नाम से लग रहा है जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 0%। डिस्काउंट पर इश्यू होगा, रिडम्पशन फेस वैल्यू पे होगा, डिफरेंस है वो आपका पैसा हो गया, दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। तो इतने सारे बॉन्ड की हमने बात करी थी, राइट। ये मेरे ख्याल से आपको याद होगा। ये हमने बहुत सारे फीचर्स देखे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे कि भाई टैक्स फ्री पुणे वालों ने इशू करा है, क्या कॉन्सेप्ट था वो ओवरऑल, कितनी ड्यूरेशन का था वो अपन ने बात करी, 10 साल के लिए पैसा रेज किया था। टैक्स फ्री बॉन्ड नहाई वगैरह, IRFC वगैरह कंपनी इशू करती हैं, वो अपन ने बात की थी। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड RBI ने इशू 2013 में, 16 में वापस ले लिया था, डिमांड कम थी। SGB के फीचर्स अपन ने देखे थे, मसाला बॉन्ड के एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे, राइट, कि भाई मसाला बॉन्ड मतलब कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर हमने परपेचुअल बॉन्ड देखा था, परपेचुअल बॉन्ड का हमने एग्जाम्पल देखा था, SBI ने AT1 बॉन्ड इशू किया था, इसका ये नाम भी चलता है, दिमाग से याद रखना हमेशा। ग्रीन बॉन्ड क्या होता, ग्रीन बॉन्ड का एग्जाम्पल देखा था, किसने इशू किया था, कौन सी कंपनी ने कितना पैसे का इशू किया था, और जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में हमने बात करी थी। चलो अब हम आज का कॉन्सेप्ट पढ़ें, और वो है आपका FCCB। बहुत ध्यान से। अब FCCB क्या है, देखो भाई नाम लग रहा है इसका, फॉरेन, फुल फॉर्म क्या है इसका, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसका मतलब इशू कहां पर होगा यार, फॉरेन में होगा। करेंसी भी कौन सी होगी, फॉरेन की ही होगी। ये भविष्य में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट काय में होगा यार, इक्विटी में। और आज नेचर क्या है इसका, डेट वाला, बॉन्ड वाला, आपको मिलेगा आज इंटरेस्ट, और भविष्य में जब वो कन्वर्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा इस पे, डिविडेंड, राइट। चले एग्जाम में कब कब आया, एक तो भाई 3 नंबर का 2 बार ये आया FCCB के। व्हाट डू यू मीन बाय FCCB, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ FCCB टू इन्वेस्टर्स एंड द इशूअर, बोथ FCEB एंड, अच्छा इसका एक और भाई है जिसका नाम क्या है यार, FCEB, और यहाँ पर क्या है ये FCCB, राइट। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही वर्ड का है, दैट इज कॉल्ड सब, इसको हम क्या बोलते हैं आपका FCCB, और वो है आपका FCEB, राइट। एक है वर्ड कन्वर्टेबल और एक है वर्ड एक्सचेंजेबल, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब दो हमारे पास, एक हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद FCCB के बाद एक हम पढ़ेंगे FCEB, राइट। चले
फॉर द टाइमिंग हम स्टार्ट करें अपना FCCB। बहुत ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ए कैटेगरी का टॉपिक है ये। सबसे पहली बात तो जिस भी कंपनी, अच्छा अगर ये बाहर की, से फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी को अगर ये पैसा रेस करना है बाय इशूइंग FCCB, तो हमारे सिलेबस में पार्ट होगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये है, ये FCEB कौन इशू करता है यार? इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी अगर ये इशू करती है तो भाई इंडियन कंपनी को बाहर से पैसा रेस करना है तो ही हमारे सिलेबस में है, तो ही इंडियन की अथॉरिटीज को ये राइट है, सेबी को, RBI को। फेमा तभी लगेगा जब एक चीज बाहर होगी और एक चीज भारत में होने वाली है। चले, तो भाई FCEB का कंसेप्ट क्या है? FCEB आर बॉन्ड। इनका नेचर क्या है यार? बॉन्ड का नेचर है इनका। FCEB है बॉन्ड। अच्छा, ये बॉन्ड इशू कौन करेगा यार? इंडियन कंपनीज। ये बॉन्ड इशू करेगा इंडियन कंपनीज, से फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा मोटर्स, बाटा, राइट। ये जो इंडियन कंपनीज हैं ये इशू करेंगी। आगे किसको इशू करेंगी यार? फॉरेन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि नाम क्या लिखा है यार? कौन सी करेंसी में होगा बॉस? फॉरेन करेंसी में, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स भी कहाँ के होंगे? भारत के बाहर के। इसका मतलब कल के दिन अगर रिलायंस को, तो क्या इसका मतलब क्या रिलायंस को इंडिया से पैसे नहीं मिल रहे क्या? इंडिया के बैंकों ने मना कर दिया क्या? नहीं। हो सकता है आपको यहाँ से ये बॉन्ड इशू करके चीपर रेट पे मिल रहा हो एज कंपेयर टू इंडियन बैंक्स। बराबर है, इंडियन बैंक्स जो पैसा दे रही हैं आपको, हो सकता है वो बॉन्ड इशू करके सस्ता पड़ रहा हो। अरे भाई, जहां हमारे 2 पैसे बचेंगे हम तो वहां से पैसा लेंगे या वहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसका, तो ये पॉसिबल है। आगे, दे प्रोवाइड द ऑप्शन, आपको मिलेगा ऑप्शन। अच्छा, दे प्रोवाइड द ऑप्शन, ऑप्शन किसको? इन्वेस्टर को। क्या कंपनी को मिलेगा क्या? ना। दे प्रोवाइड द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये है कि भाई कल के दिन अगर टाटा मोटर ने को फंड रेज करना है तो वो क्या करेगी? बाहर इशू करेगी FCCB और एक ऑप्शन देगी कन्वर्जन का, कन्वर्ट करने का, कि भाई आप कन्वर्ट कर लो टाटा मोटर के इक्विटी शेयर में FCEB को। रेशियो क्या होगा वो डिपेंड करता है साहब, इनका क्या रेशियो लिखा है। मेकिंग देम अ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट इन इंटरनेशनल फंड रेजिंग, बिलो इज द डिटेल ब्रेकडाउन। फीचर्स, पहला, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फीचर्स इंपॉर्टेंट है। पहला, करेंसी। भाई कौन सी करेंसी में रहने वाला है? तो लॉ ने बोला यार करेंसी तो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी रहेगा। आप USD अमेरिका में जा रहे हैं तो USD, आप यूरो में कर सकते हैं, आप येन में कर सकते हैं, मतलब बाहर की जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां की आप करेंसी में इसको कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एंड बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड इन फॉरेन करेंसी, इन देयर ओन करेंसी में आप वहां पर पैसा उनको देंगे, प्रिंसिपल का, रीपेमेंट का और इंटरेस्ट का भी पैसा वहीं मिलेगा। तो भाई करेंसी कौन सी होगी? अमेरिका में जा रहे हैं तो USD, यूरोप वगैरह तो यूरो और येन वगैरह। मतलब सीधी बात है, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की करेंसी में इशू करोगे। नेचर, ये क्या सिक्योर्ड रहेगा क्या? ना, ये रहेगा आपका अनसिक्योर्ड नेचर का, क्योंकि भविष्य में आपको क्या मिलेगा? इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब हर साल क्या मिलने वाला है? आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो लॉ ने बोला है साहब ये रहेगा आपका सिक्योर्ड वाला, रहेगा आपका, सॉरी, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट रहेगा विद अ फिक्स्ड कूपन रेट। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑफर करेंगे वो भी फिक्स होने वाला है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास, राइट। तो इसका नेचर क्या है यार? नेचर है इसका कौन सा वाला? नेचर है इसका फिक्स्ड वाला। एक तो भाई आपको फिक्स्ड कूपन रेट मिलेगा, इंटरेस्ट आपको कब तक मिलेगा? और इंटरेस्ट क्या इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या? लॉ ने बोला ना, आपको इंटरेस्ट मिलेगा कब तक? जब तक आपने अपने ये बॉन्ड को
कन्वर्ट नहीं कराया है या रिडम्पशन नहीं कराया है, अच्छा कन्वर्ट कराओगे तो इक्विटी में कन्वर्ट कराओगे, और कोई विकल्प नहीं है। अच्छा रिडम्पशन कराओगे तो क्या कराओगे आप, उसको पैसे वापस ले लोगे अपने। चल, तो इसका नेचर है बॉस अनसिक्योर्ड नेचर का, विद अ फिक्स्ड कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स है। They include an option to convert the bond into equity of the issuing company. एक चीज याद रखना, that option is available with investor. अगर इन्वेस्टर को लगता है, फॉरेन इन्वेस्टर इनफैक्ट, इन्वेस्टर भी कौन सा वाला, अगर मिस्टर जॉन को लगता है कि भाई मुझे ये कन्वर्ट कराने से फायदा है, तो वो कन्वर्ट कराएगा, अदरवाइज उसके ड्यूरेशन पे वो उसका रिडम्पशन करवा लेगा। सिंपल लॉजिक है। अच्छा, कल के दिन अगर कन्वर्ट होता है तो लॉ ने बोला यार प्राइस भी प्री डिटरमाइंड रहेगी। प्राइस क्या रहेगी आपकी, प्री डिटरमाइंड प्राइस रहेगी, मतलब पहले से फिक्स रहेगा कि कल के दिन आपका जो एक एफसीसीबी आप होल्ड करे हो बॉन्ड, उसके बदले में कितने इक्विटी मिलेंगे ये पहले से फिक्स हो जाएगा। यह प्राइस क्या है वो सब कुछ पहले से फिक्स हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई कन्वर्जन कितने में होगा वो आज डिसाइड करना है, ना कि 5 साल के बाद या जब कन्वर्ट आना है तब, नहीं, पहले करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यार, करेंसी। सेकंड पॉइंट क्या है, नेचर। थर्ड पॉइंट है रिडम्पशन। इसका मतलब ये है कि ये होगा रिडम्पशन अगर इन्वेस्टर, अच्छा रिडम्पशन कब होगा, अगर इन्वेस्टर ने बोला कि भाई नहीं मुझे तो इस बॉन्ड को इसमें कन्वर्ट नहीं कराना है। मैंने क्या बोला, ये ऑप्शन किसके पास है, इन्वेस्टर के पास। द कंपनी वापस कर देगी प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी। द रिडम्पशन अमाउंट इज पेबल इन फॉरेन करेंसी, दैट इज डॉलर्स में मिल जाएगा पैसा आपको। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, द इशू प्रोसीड्स मस्ट कंप्लाई विद द एंड यूज रिक्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ, देखो भाई फर्स्ट पॉइंट क्या है यार, फीचर्स में इसके फीचर्स याद रखने हैं बेटा। पहला पॉइंट क्या है, करेंसी। दूसरा पॉइंट क्या है यार, नेचर। तीसरा पॉइंट क्या है, रिडम्पशन। आगे रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो भाई रेगुलेटरी कंप्लायंस इन द सेंस, अरे भाई आपने क्या करा, रिलायंस कंपनी ने बाहर से 100 करोड़ रुपए रेस किया है बाय इशूइंग एफसीसीबी। लॉ ने बोला ये जो पैसा लेकर आए हो इस पैसे का आप क्या करोगे। रिलायंस कंपनी बोलती है कि नहीं भाई हम तो क्या करेंगे साहब, हम तो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देंगे और एक का दो करेंगे या स्पेकुलेटिव पर्पज से हम ये पैसे को यूज करेंगे। लॉ ने बोला ना, याद रखना हम बात कर रहे हैं एंड यूज रिक्वायरमेंट, मतलब जो पैसा रेज करके लेकर आए हो उसका आपको यूज कैसे करना है। तो क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नॉर्म्स के इशू करे हैं। अगर आप बाहर से पैसा बोरो करते हैं, किस तरीके से बोरो करते हैं वो आप देखो, बट जो पैसा बोरो करते हैं उसका इन्होंने एंड यूज बताया है कि वो पैसा कहाँ कहाँ लगा सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं लगाओगे आप, राइट। तो वो एंड यूज, तो लॉ ने क्या बोला कि भाई कल के दिन आप एफसीसी भी इशू कर रहे हो, आपने 100 करोड़ रुपए बाहर से रेस करा, अभी 100 करोड़ रुपए कहाँ लगाओगे, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है आपको ये वाला पैसा वहीं लगाना है जहां ईसीबी के रेगुलेशंस में लिखा है, और ईसीबी के रेगुलेशंस में जाएं तो कहां कहां पर अलाना लगाना अलाउड नहीं है। ये पैसा आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, साफ साफ मना है, बराबर। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, ईसीबी का पैसा या एफसीसीबी का पैसा आप स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए भी नहीं लगा सकते। आपको बिजनेस में लगाना है लगाओ बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, बट ये दो ऐसे कामों के लिए मत लगाना पैसा। आगे, up to 25% of the FCCB proceeds may be used for corporate restructuring। आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, और वो भी याद रखना ये सब कुछ होगा साहब आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार।
राइट। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आपने जितना भी ईसीबी रेज करा, फॉर एग्जांपल हमने 100 करोड़ रेज करा तो लॉ ने बोला यार 25 करोड़ तक आप ये पर्पस के लिए यूज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टर प्रेफरेंस, फॉरेन इन्वेस्टर के प्रेफरेंस है एफसीसी बिकॉज ऑफ पेमेंट इन डॉलर्स, द कन्वर्जन ऑप्शन एट द डिस्काउंट मार्केट प्राइस, कन्वर्जन ऑप्शन आपको थोड़ा कम में होगा, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है इफ द इक्विटी शेयर प्राइस राइजेस अबव द प्री सेट कन्वर्जन रेट। उन्होंने बोला भाई आपको हम एक इक्विटी देंगे सब से फॉर एग्जांपल 200 का और बाई चांस 5 साल बाद ये चल रहा है 700 रुपए का, तो इनको तो बल्ले बल्ले हो गई बस। राइट, समस्या टेंशन फ्री। अच्छा, हमने इसके फीचर्स देखे, अब इसके 2-4 डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या हो सकते हैं डिसएडवांटेजेस? सबसे पहली बात तो यार कंपनी के लिए दिक्कत क्या है यार, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की। कंपनी के लिए एक दिक्कत क्या है एफसीसीबी में कि भाई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होगा। अरे आज आपने डॉलर पे करना है, आज आपने डॉलर ले लिए 100 करोड़ के, 100 करोड़ रुपए ले लिया आपने डॉलर वाला कन्वर्ट करा के, क्योंकि फॉरेन करेंसी में इशू करा आपने एफसीसीबी। कल के दिन आपको इंटरेस्ट रेट देना है और वो डॉलर का दाम बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा होगा। तो ये समस्या एक है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ड्यू टू फॉरेन करेंसी, ड्यू टू फॉरेन करेंसी ऑब्लिगेशन। करेक्ट। सेकंड, अब कल के दिन अगर इन्वेस्टर ने एक्सरसाइज कर लिया कन्वर्जन का, तो कन्वर्जन के टाइम पे आपका इक्विटी में डायल्यूशन होगा, एक रिस्क ये है। अगर कन्वर्ट हो गया तो भाई हमारा डायल्यूशन ऑफ इक्विटी होगा। और थर्ड रिस्क क्या है, डिफॉल्ट रिस्क। अगर कंपनी की हालत खराब हो गई तो ये भी समस्या है। राइट, तो ये 3 तरह के डिसएडवांटेज जो आपको याद रखने हैं और 5 तरह के इसके फीचर्स हैं जो अपन ने बात करी है। चलो, अब एफसीसीबी काम कैसे करता है वो देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स फॉर द एफसीसीबी इशूएंस। ध्यान से, इशू प्राइस कितनी है 1000 रुपया, इंटरेस्ट रेट कितना है 2% का मान के चलो, मैच्योरिटी कितना है साहब 2 साल का मैच्योरिटी है, और कन्वर्जन प्राइस कल के दिन आप कन्वर्ट कराओगे तो ये 800 रुपए पर शेयर में कन्वर्ट होगा। सिनेरियो 1, एक इन्वेस्टर ने 4 एफसीसीबी लिए हैं, बंदे ने कितना पैसा डाला कंपनी में आपकी $4000, 4000 रुपया। मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर कैन ईदर कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी, या पैसा अपना बॉन्ड को अपना एनकैश कर ले वो। अब ध्यान से, सिंपल है, अगर ये प्राइस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज बिलो 800 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये चल रही है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा यार, वो बोलेगा एक काम करो हमारे बॉन्ड को कर दो रिडीम और हमको 4000 रुपये दे दो कैश। वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा 500 में, गधा थोड़ी ना है, 800 में लेकर 500 में देगा। यूज द कैश टू बाय, और फिर उतने के हम शेयर ज्यादा ले लेंगे, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा मिल जाएंगे हमें। अगर 800 से ज्यादा हुई सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 1000, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा शेयर्स में और बेनिफिट ले लेगा प्राइस एप्रिसिएशन का। टाटा मोटर रेज कैपिटल थ्रू एफसीसीबी टू फंड इट्स एक्विजिशन जेएलआर। जेएलआर के लिए टाटा मोटर्स ने एफसीसीबी का सहारा लिया था, बराबर है, एफसीसीबी का सहारा लिया था ताकि वो उस पर्टिकुलर फंडिंग को कंप्लीट कर पाए। बहुत ध्यान से, अब दूसरा कंसेप्ट आता है एफसीईबी, राइट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। बहुत ध्यान से, दोनों में डिफरेंस देखें पहले हम। एक था हमारे पास एफसीसीबी और एक था हमारे पास एफसीईबी।
अगर दोनों में जाए तो यार फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये सी बात करता है कन्वर्टेबल की और ये बात करता है एक्सचेंज की। ये एफ सी फॉरेन करेंसी बॉन्ड बॉन्ड वो सब सिमिलर है, बट ये बीच का शब्द जो थर्ड अल्फाबेट है वो चेंज है बस। राइट, एग्जाम्पल क्या है? टाटा मोटर ने बाहर इशू करा एफसीसीबी, कल के दिन अगर इन्वेस्टर कन्वर्ट करता है तो क्या होगा? टाटा मोटर अपने क्या इशू करेगा? इक्विटी शेयर, बराबर है। एफसीईवी में क्या होगा? टाटा मोटर ने इशू करा है एफसीईबी इन्वेस्टर को, और कल के दिन 5 साल के अंदर अगर वो एक्सचेंजेबल का कंडीशन होता है तो याद रखना लॉ ने बोला है सब टाटा मोटर की कोई भी ग्रुप कंपनी, से फॉर एग्जांपल टीसीएस के आपको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। राइट, ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में जो आपको याद होना चाहिए। ये होता है एक्सचेंज, आपको ग्रुप कंपनी के शेयर्स में एक्सचेंज हो जाएगा, बहुत ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे कुछ। ये हो गई हमारी कौन सी कंपनी यार? इशुइंग कंपनी। राइट, और ये हो गई हमारी कौन सी? ऑफर्ड कंपनी। आपको ये वर्ड मिल देंगे कहीं ना कहीं मॉड्यूल में, कंटेंट में कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। राइट, ध्यान से। लॉ ने बोला सेम प्रमोटर ग्रुप की वो कंपनी होना चाहिए, होल्डिंग सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट। राइट, प्रमोटर ग्रुप की कंपनी, सेम प्रमोटर ग्रुप की कंपनी होनी चाहिए। आप इसको चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। राइट, अगर मेरी कंपनी ने एफसीबी इशू करा है तो आपको टाटा मोटर का इक्विटी नहीं मिलेगा, आपको उसकी सेम प्रमोटर ग्रुप की इक्विटी कंपनी का मिल जाएगा आपको। बहुत ध्यान से, डिफरेंस है मेन, और बाकी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम है। चलें, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स आर इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सब एक नया तरीका लेकर आए हैं दैट अलाउ इंडियन कंपनीज, टाटा मोटर एग्जाम्पल में, to raise funds internationally backed by the shares of another company, example TCS, within the same promoter group की बात कर रहे हैं अपन। फीचर करेंसी, एफसीसीबी फॉरेन करेंसी में है तो आपको ये वाला बेनिफिट, अच्छा ये पॉइंट सेम है एफसीसीबी जैसा। इशुएंस, इशू कौन करता है? इंडियन कंपनी, एग्जाम्पल हमारे केस में टाटा मोटर, और सब्सक्राइब कौन करता है? फॉरेन इन्वेस्टर, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। Exchangeability, instead of being converted into the shares of issuing company, FCB are exchanged into equity shares of another Indian company within the same promoter group called the offered company। इस पर्टिकुलर कंपनी को, हमारे वाले एग्जाम्पल में हम टीसीएस को क्या बोल रहे हैं यार? टीसीएस को हम क्या बोल रहे हैं? ऑफर्ड कंपनी। द ऑफर्ड कंपनी मस्ट बी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बहुत ध्यान से, लॉ ने बोला यार जो आपकी ये टीसीएस कंपनी है, राइट, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखना है। राइट, जो आपकी टीसीएस वाली कंपनी है इसमें आपको कितनी चीजें ध्यान रखना है साहब? दो चीजें ध्यान रखना है कि भाई पहली बात तो ये कंपनी लिस्टेड होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए ऑन आ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, वो भी भारत वाले, प्लस सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं? और इसको एलिजिबल भी होना चाहिए टू रिसीव फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
इसके मायने ये हैं, से फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रमोटर कंपनी, प्रमोटर ग्रुप कंपनी कोई ऐसी कंपनी है जिसके लिए एफडीआई अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर कंपनी है या स्पेकुलेटिव कंपनी, हम इन्वेस्टमेंट कंपनी वाली हमारे है, राइट। तो लॉ ने बोला याद रखना, जिस कंपनी के आप इक्विटी दे रहे हो दैट इज कॉल्ड ऑफर्ड कंपनी, वो ऑफर्ड कंपनी लिस्टेड होना चाहिए भारत में, वो ऑफर्ड कंपनी को अधिकार होना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने का, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी कोई एग्रीकल्चर वाली कंपनी होती, ऐसी कंपनी को साफ साफ मना है, आप एफडीआई इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते, राइट। तो वहां पर ये समस्या एक होने वाली थी। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है। हिट एफसीसीबी और एफसीईबी की बात, आगे चले। कंडीशन, द इशुइंग कंपनी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ द ऑफर्ड कंपनी। द एक्सचेंज कैन बी कंप्लीट होली और पार्शियल और इवन लिंक टू वारंट अटैच्ड टू द डेट इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके से एक्सचेंज हो सकता है। Example of FCCB issuance, Tata Steel was one of the notable companies that used FCCB to raise international funding. Tata Steel FCEB issue किया था, which were extended into the shares of TCS and entity from the same promoter group. सब Tata Steel ने TCS से उनके शेयर दिलवा दिए थे। एक हमारे पास सिस्टम ये रहा। चल पहले हम एक बार समझते हैं कि भाई कंसेप्ट क्या है, या पहले डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन की बात करें, किस किस के बीच में एग्जाम में आ सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन बोथ एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एक्सचेंजेबल बॉन्ड आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग फंड इन फॉरेन करेंसी, हाउएवर इनके कुछ कुछ अलग डिफरेंसेस भी हैं। पहला देखो, आपको इस तरीके से याद रखना है, पहला इशूअर की बात करी है, दूसरा कन्वर्जन की बात करी, तीसरा ओनरशिप पार्ट की बात करी, चौथा पर्पस है, पांचवा रिस्क है, छठवा ये है और सातवां एग्जाम्पल है, राइट। तो ये आपको इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन याद रखना है, और याद रखना अगर अच्छे से याद है तो प्रॉपरली आपको ऐसे ही कॉलम बनाकर बेसिस के फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहला इशूअर, द कंपनी दैट इशू द बॉन्ड एंड रेज कैपिटल, वो यहाँ पर करती है। द कंपनी इशू बॉन्ड बैक्ड बाय द शेयर्स ऑफ अनदर ग्रुप प्रमोटर कंपनी, कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी, ये कन्वर्ट होगा अनदर कंपनी सब्सिडी और ग्रुप कंपनी में। अच्छा, लीड्स टू डाइल्यूशन टू द इशूअर इक्विटी अपॉन कन्वर्जन, इसमें कुछ नहीं होता है, दूसरी वाली कंपनी में होगा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी की। पर्पस, यूज टू रेज फॉरेन कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपांशन, एक्विजिशन, डेट रीफाइनेंसिंग। और यहां पर क्यों करते हैं हम, यूज्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू मोनेटाइज देयर स्टेक इन सब्सिडी कंपनी, उस पर्पस के लिए हम ये करते हैं। रिस्क ऑफ डाइल्यूशन इफ मैनी बॉन्ड होल्डर कन्वर्ट देयर शेयर बॉन्ड इनटू शेयर्स, रिस्क ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर द सब्सिडी, ऑब्वियसली क्योंकि आप सब्सिडी कंपनी के शेयर्स बांट रहे हो आप, तो आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। यहाँ पर गाइडलाइन फेमा आरबीआई है और यहाँ पर एफसीईबी की अलग से रेगुलेशंस हैं। टाटा मोटर्स एफसीईबी इशू फॉर एक्सपेंशन एंड डेट रीपेमेंट, टाटा सन्स कुड इशू एफसीईबी, या हम दूसरा एग्जांपल अपना टाटा स्टील और टीसीएस वाला यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर एग्जांपल हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। कौन कौन सा पॉइंट है यार, एक है हमारे पास इशूअर का, एक है कन्वर्जन का, एक है ओनरशिप इम्पैक्ट का, पर्पस क्या है, रिस्क क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एग्जांपल्स की बात है। सब ये हमको याद रखना है। इशूअर, कन्वर्जन, ओनरशिप इम्पैक्ट, पर्पस, रिस्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसकी अपन ने बात करी है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, भाई किस तरीके से एग्जाम्पल होता है एफसीईबी इशुएंस का, राइट, ध्यान से। तो उन्होंने बोला साहब, टाटा स्टील वाज वन ऑफ द नोटेबल कंपनी दैट यूजेस एफसीईबी टू रेज इंटरनेशनल फंड। टाटा स्टील ने क्या करा साहब, इन्होंने इशू करा एफसीईबी जो एक्सचेंज होगा भविष्य में टीसीएस के शेयर्स में, राइट। एग्जाम्पल, think of a FCEB like a borrower lender transaction with a twist here by the analogy, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है।
बोरोवर कंपनी मतलब इशूइंग कंपनी, एंड इंडियन कंपनी लाइक द टाटा स्टील इशू बॉन्ड्स। लेंडर मतलब इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर बाय करता है बॉन्ड, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग द टाटा स्टील शेयर वो बंदे को मिलते हैं टीसीएस के, और टीसीएस सेम प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करती है। अगर टीसीएस का प्राइस राइज होता है तो इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा, वो एक्सचेंज कर लेगा, नहीं होगा तो अपना भाई प्रिंसिपल लेके वो बाहर हो जाएगा, राइट। और ये बेनिफिट अलग अलग हैं। ये है हमारा किसका कॉन्सेप्ट यार, एफसीईबी का, कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। अच्छा, इनकी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस में जमाने भर के रूल्स हैं, बट क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट स्टडी मटेरियल में कवरेज है, हमें उसी हिसाब से उसकी बात करनी है, सब एफसीईबी एफसीसीबी का कॉन्सेप्ट की। चल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा आपका आईडीआर का। आईडीआर बोले तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स, ए कैटेगरी का टॉपिक है। 2012 जून में 4 नंबर का शॉर्ट नोट आ चुका है, 15 में 3 नंबर का, 16 में आईडीआर के ऊपर आ चुका है। इन्वेस्टमेंट इन आईडीआर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट फंड इन फॉरेन एंटिटी। बहुत ध्यान से। अब क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल बाहर की कोई कंपनी है, अपन ने बोला साहब एप्पल। अब ये एप्पल कंपनी को इंडिया के इन्वेस्टर्स से इंडियन इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करना है, तो आप डायरेक्टली एप्पल के शेयर्स नहीं दे सकते। इन दैट केस आपको पैसा रेज करना पड़ेगा प्रॉपर कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए, और आप इशू करोगे आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स की बात है, राइट। बहुत ध्यान से। कंसेप्ट क्या होगा, किस तरीके से करना है, तो बाहर वाली कंपनी क्या करेगी साहब, एप्पल एक पकड़ेगी बाहर के आउटसाइड, मतलब बाहर के कंट्री के अपने कस्टोडियन को, बराबर। और इसने बोला साहब हम एक काम कर रहे हैं, हम अपने 10 लाख शेयर्स के बदले में रुपए चाहते हैं, तो ये 10 लाख शेयर्स किसको दे देगा यार, आउटसाइड कस्टोडियन के पास ये वाले शेयर्स को डिपॉजिट कर देगा, करेक्ट। आउटसाइड कस्टोडियन क्या करेगा साहब, यहां पर इसका एक रहेगा इंडियन कस्टोडियन बैंक, इंडियन डिपॉजिटरी या कस्टोडियन बोले तो अपन, बराबर है। अब ये क्या करेगा, ये इसको ऑथराइज करेगा, ये इसको ऑथराइज करेगा कि आप एक काम करें, आप इंडिया के इन्वेस्टर को इशू कर दें आईडीआर। तो ये क्या करेगा, शेयर्स के बदले में यहां पर इशू कर देगा आईडीआर वो, और अकॉर्डिंगली वो यहां से पैसा लेगा, ये पैसा इसको देगा, और ये पैसा इसको देगा, और ये अपने फंड को यूटिलाइज कर लेगा बिजनेस में। इस तरीके से ओवरऑल काम होता है किसका यार, आईडीआर इशू का। बहुत ध्यान से। तो ये डायग्राम काम का हो गया आपका आईडीआर के बारे में। किस तरीके से आईडीआर इशू होता है, क्या तरीका है, वो हमने एक बात करी है। चलो अब डिटेल में बात करें कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई आपके दिमाग में दो तीन चीजें क्लियर हैं कि भाई यहाँ पर आईडीआर में अगर आपकी कंपनी को क्या इशू करना है यार, आईडीआर इशू करना है, तो भाई आईडीआर के रूल्स क्या होंगे, किस तरीके से करना है, क्या पर्पस है, वो सारी चीजें अपन ने यहाँ पर देख ली हैं, राइट। चले, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये कौन इशू करता है यार, ये इशू करता है यहाँ वाला बंदा, मतलब यहाँ वाले बंदे को देना है आपको, भारत वाला बंदा पैसा लगाएगा और बाहर वो ले जाएगा और उस पैसे को यूज करेगा। चलो पहला, तो आईडीआर क्या है, आईडीआर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द डोमेस्टिक डिपॉजिटरी या कस्टोडियन, जो कहां पर है, इंडिया में,
ये इंडियन होगा, रजिस्टर्ड किसके पास होगा, सेबी ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी के बिहाफ पर इसने क्या इशू कर दिया यहाँ पर, आईडीआर। इससे फायदा क्या है यार, फॉरेन कंपनी को पैसा रेज करने का अधिकार है, कहाँ से, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से। और आईडीआर क्योंकि भारत में इश्यू होगा तो ये कौन सी करेंसी में होगा यार, इंडियन रुपीज में, बट ड्राइव इट वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, बराबर है। सब आईडीआर का जो बेस है वो तो एप्पल के शेयर्स हैं, राइट। तो एप्पल के शेयर्स को हम क्या बोलेंगे यार, अंडरलाइनिंग शेयर्स। अंडरलाइन मतलब बेस। Definition of IDR as per section 2 clause 48. An IDR is an instrument in the form of a depository receipt. अच्छा, यहाँ पर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स क्रिएटेड, कौन क्रिएट करता है ये, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया, भारत वाला, ऑथराइज करा है फॉरेन कंपनी ने टू इशू सच रिसिट्स। किस तरीके से काम करता है, फॉरेन कंपनी इशू करती है शेयर्स, अ फॉरेन कंपनी लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी, इन्होंने इशू किया था बेसिकली आईडीआर, इशू इट शेयर्स टू द ओवरसीज कस्टोडियन, किसको देगा वो, ओवरसीज कस्टोडियन को अपने शेयर, ये क्रिएट करेंगे आईडीआर, द ओवरसीज कस्टोडियन होल्ड द एक्चुअल शेयर, याद रखना सब एक्चुअल में होल्डिंग जो होगी वो होगी ओवरसीज के पास, राइट। एक्चुअली जो होल्ड करता है, अगर आप इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर भी अपन ने लिखा है कि भाई यहाँ पर जो शेयर्स डिपॉजिट होगा, ये 10 लाख शेयर, ये किसके पास होंगे, इनके पास में, तो ये है एक्चुअली होल्ड करता है ये शेयर, एक्चुअली होल्डिंग सच शेयर्स, राइट। चले आगे, क्रिएशन ऑफ आइडिया, द ओवरसीज कस्टोडियन होल्ड करता है एक्चुअल शेयर्स एंड ऑथराइज करता है इंडियन डिपॉजिटरी टू इशू आइडिया टू इंडियन इन्वेस्टर्स। IDR as a derivative instrument. IDR derive their value from the underlying shares of foreign company, making them similar to derivative instrument. Examples. Examples of IDR. A notable instance of IDR issuance in India was by the Standard Chartered PLC in मई 2010 में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो इन्होंने बैंक है, बेसिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है ये, इन्होंने मई 2010 में इशू किया था। This was the first and so far only in case of IDR offering an Indian market, giving Indian investors an opportunity to invest directly in the global financial institutions. बराबर है। आगे हाइलाइट्स क्या थे, नंबर ऑफ आईडीआर इशू किए थे कितने, 240 मिलियन के ऑफर किए गए थे इन्वेस्टर्स को उस टाइम पर। प्राइस बैंड क्या था, तो इन्होंने बोला ऐसा प्राइस बैंड था 100 रुपए से लेकर 115 रुपए पर आईडीआर का। और रिटेल वाले जो इन्वेस्टर्स थे, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, इनको 5% का डिस्काउंट दिया गया था, जो भी फाइनल प्राइस आएगी सब्सक्रिप्शन पर अंडर 1 लाख वाली। सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग 25 मई 2010 को ओपनिंग डेट थी, क्लोजिंग क्या थी आपकी 28 मई 2010। आईडीआर वर सब्सिक्वेंटली लिस्टेड ऑन बीएससी एंड एनएससी, बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। स्ट्रक्चर, 10 IDR represented one underlying equity shares of Standard Chartered PLC. The total issuance constituted 1.16% of the company post-issue capital. Right? Total issuance constitute कितना था आपका, कंपनी की पोस्ट इशू कैपिटल का 1 पॉइंट लगभग 1.25% के 1.25% से भी कम इन्होंने इशू किया था। मैकेनिज्म, शेयर्स वर हेल्ड बाय द ओवरसीज कस्टोडियन, और किसके पास थे यार, ओवरसीज कस्टोडियन के पास में, while the Indian depository issued the IDR to the local investor. लोकल इन्वेस्टर मतलब इंडियन इन्वेस्टर, बराबर है। और इन्वेस्टर रिसीव द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ दी शेयर्स बट विदाउट करेंसी एक्सचेंज हैशल्स। कल के दिन मेरी कंपनी अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको सारे के सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे,
रेगुलेटरी कंप्लाइंस से भी रेगुलेशंस को फॉलो करना था आपको, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना था, आरबीआई के नोटिफिकेशन सर्कुलर वगैरह को फॉलो करना था, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी और बात करें तो आईडीआर में बेनिफिट्स क्या हैं यार आईडीआर के? अगर हम इसी टॉपिक से बेनिफिट्स ऑफ आईडीआर निकालना चाहें तो भाई हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स आए हैं? सबसे पहली बात तो इट प्रोवाइड्स इंडियन इन्वेस्टर एक्सेस टू ग्लोबल कंपनीज। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है यार? भारत में बैठे बैठे आप आईडीआर में इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपको एक रास्ता मिल गया बाहरी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। सेकंड, आपको कोई ओवरसीज अकाउंट खुलाना पड़ता है क्या? ना, नो नीड फॉर एन ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट। और तीसरा बेनिफिट क्या है? ट्रेड होता है आईएनआर में, राइट। इससे बेनिफिट क्या है? जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होता है ना, उससे बच गए हम, राइट। फॉरेन एक्सचेंज वो होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है हमारा। तो भाई इसके बेनिफिट्स हैं तो इसकी कुछ समस्याएं भी होंगी, मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ आईडीआर। दो तीन हम ये लिख लेते हैं यार। पहला वाला, एग्जाम में भाई कुछ भी आ सकता है। देखो, सोच के देखें, क्या पहली बात तो ये बहुत कम कंपनियों ने इशू करा है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है यार, हमारे पास इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बराबर है, क्योंकि बहुत कम फॉरेन कंपनीज क्या करती हैं यार, आईडीआर इशू करती हैं। एक तो पॉइंट हमारे पास हो गया कि भाई लिमिटेड लिक्विडिटी एज मैनी फॉरेन कंपनी रेयरली इश्यूज द आईडीआर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास कि भाई यहाँ पर क्योंकि आईडीआर है, जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ इक्विटी में तब तक आईडीआर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता, बराबर है। तो ये कंसेप्ट हुआ इसका जो अपन ने बात करी है। अब एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा यार एडीआर जीडीआर का। इसका मतलब ये है, अगर इंडियन कंपनी को बाहर से पैसा रेज करना है तो क्या इशू करता है वो? एडीआर जीडीआर। अमेरिका से करना है तो यूज करेगा वो एडीआर, ग्लोबल करना है अदर देन अमेरिका तो इशू करेगा वो जीडीआर। चलो पहले हम डिसएडवांटेज लिख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या है यार? लिमिटेड अपॉर्चुनिटी या लिक्विडिटी। सिंस foreign company rarely since foreign company rarely बहुत कम इश्यू करती हैं आइडिया। तो एक समस्या तो ये है। दूसरा, नो वोटिंग राइट। अच्छा, ये वोटिंग राइट किसको? फॉर आइडियर होल्डर्स। कल के दिन आप अगर कन्वर्ट हो गए इनके इक्विटी में तो फिर सारे राइट्स मिलेंगे। और डिविडेंड भी डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पर, वो भी एक समस्या है बहुत बड़ी वाली। तो ये हमारे पास बेसिकली आपका है क्या चीज? आईडीआर का। तो हमने ओवरऑल पूरे का पूरा आईडीआर का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो अपन ने देखा है। किस तरीके से आईडीआर का कॉन्सेप्ट काम करता है वो अपन ने बात करी। डिफरेंस बिटवीन एफसीसीबी में और एफसीईवी में अपन ने डिफरेंस बिटवीन देखा है।
जीडीआर क्या होता है? जीडीआर यहाँ वाली कंपनी को बाहर से रेज़ करना है, तो वो एडीआर जीडीआर का सहारा लेती है और उल्टा बाहरी कंपनी को एप्पल को इंडिया से पैसा रेज़ करना है, तो क्या लेती है वो साहब? आईडीआर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। याद रखना एग्ज़ाम के हिसाब से ये टॉपिक काम का है। और एक चीज़ और, इन सब की गाइडलाइंस अलग-अलग है साहब, 100-100 पन्ने, 50-50 पन्ने का आईडीआर का कॉन्सेप्ट है, बट हमारे सिलेबस में जितना एप्लीकेबल है, अपन ने उतना पूरा का पूरा कवरेज किया है। चलो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।